Hello students, today we are here with our next lecture of carbon and its compounds. Hopefully पिछले जो दो वीडियोस इस चैप्टर के हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको बहुत शेयर करिए क्योंकि इस टाइम पर जब स्कूल्स हमारे पास बंद है तो हमारे पास जो एकमात्र साधन है पढ़ाई का वो ऑनलाइन स्टडी ही है या यूट्यूब के वीडियोस देखकर हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो काफी बच्चे इस चीज का बेनिफिट ले सके इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। पिछले जो वीडियोस थे हमारे उन वीडियोस में हमने कार्बन के बारे में डिस्कस किया ना, किस टाइप का नेचर कार्बन का होता है ना। कार्बन हैज अ वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन एटम्स, उन सारी चीजों के बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट what are allotropes. Allotropes means the different forms of a same element. What is the meaning of allotrope? Allotrope means different forms of same element whose chemical properties are same but the physical properties are different. So whose chemical properties are same but the physical properties are different. Physical properties are different. These type of forms are called as allotropes and the property of the element by virtue of which it is found in the different forms that is called as allotropy. ठीक है, काफी सारे एलिमेंट्स है जो एलोट्रॉपी शो करते हैं। हमें यहाँ पे कार्बन के बारे में देखना है। कार्बन के बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। ठीक है, हमारे पास पहले आएंगे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में बेसिकली हम थ्री एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, थ्री एलोट्रॉप्स को डिस्कस करने वाले हैं। दे आर डायमंड, ग्रेफाइट and the third one is fullerene. These are the three crystalline allotropes of the carbon. Non-crystalline allotrope में हमारे पास आते हैं कोल, कोक, चारकोल, वुड चारकोल। This is charcoal, wood charcoal. These are the non-crystalline allotropes of carbon. ठीक है, इनके बारे में हमें कुछ डिस्कशन नहीं करना है, हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं डायमंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज डायमंड। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और क्या इसके यूजेस है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द नेचर। इट इज hardest substance
प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास किस टाइप का होता है। कार्बन, हमें पता है कार्बन जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। डायमंड में ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो किस टाइप से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, डायमंड के जो चारों वैलेंसीज है ना, डायमंड में कार्बन की चारों वैलेंसीज दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी हुई होती है। मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमें वहां पे देखने को मिलता है। सपोज दिस इज द वन कार्बन। ठीक है, ये हमारे पास एक कार्बन एटम है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। यहां से किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ऊपर की साइड, यहां से किसी और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से किसी और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। एक और जगह खाली है हमारे पास अभी, यहां से किसी एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 वैलेंसीज की हो गई। अब हम बात करते हैं इस कार्बन की। ये वाला कार्बन ऊपर से इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहां से किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको यदि हम और एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर और कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पे हमारे पास एक और कार्बन है। ये कार्बन एक साइड तो इससे अटैच हो गया, यहां से किसी और से अटैच है, यहां से किसी और दूसरे कार्बन से, यहां से किसी और तीसरे कार्बन से। सेम यहां पर जो कार्बन है ये ऊपर से तो जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, यहां किसी और से है, यहां किसी और से, यहां एक और कार्बन, सेम इसके साथ भी यहां और चौथी वैलेंसी ये। इस तरीके से एक रिजिड स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है, क्योंकि चारों वैलेंसीज जो है दे आर फुलफिल्ड। ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमें यहां देखने को नहीं मिलता है, चारों वैलेंसीज फुलफिल है, चारों सिंगल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर बिकॉज वी नो दैट कार्बन फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप की है, इतनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि ये इसे नेचर का हार्डेस्ट सब्सटेंस बना देती है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पर जो कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट्स है, डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट्स, इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट वे है इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का, क्योंकि बुक में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट वे है जिससे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर कार्बन का जो ये जो डायमंड है इसके मेल्टिंग पॉइंट्स है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कहीं भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये किसी दूसरे के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं करता है, आपस में कार्बन ही सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके बहुत हाई होते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3930 सेंटीग्रेड, 3930 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन। केल्विन में यदि हमें इसको लिखना है तो हम इसमें 273 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। हमें पता है कार्बन एक बहुत शाइनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, तो कार्बन के अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बारे में काफी डिटेल हम क्लास 12th में ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। दैट्स व्हाई इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज about 2.5. Its density is very high, ना, due to the hard solid structure, the density is very high. So its density is very high. One more thing,
is the bad conductor of heat and electricity? So it is bad conductor of heat and electricity. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डायमंड की होती है, जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इसके होते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डेंसिटी वेरी हाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ये बैड कंडक्टर होता है. इसके अलावा डायमंड इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन ऑल द नोन सॉल्वेंट्स. क्लियर? इट इज insoluble in all known solvents. जितने भी known solvents हैं उन सब में डायमंड क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है. सॉल्वेंट्स में वाटर भी हो सकता है, ईथर भी है, अल्कोहल भी है, एसीटोन भी है. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स. इन सारे सॉल्वेंट्स में डायमंड क्या होता है हमारे पास? इनसॉल्युबल होता है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड. वन मोर थिंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमंड? ठीक है, तो डायमंड की यूजेस हम देखते हैं. हमें पता है डायमंड जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो हम डायमंड का यूज कटिंग के लिए जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो यूजेस ऑफ डायमंड, बेसिकली हम इसका यूज करते हैं कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में. ठीक है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से चीज को कट करने वाले हो सकते हैं? ग्लास कटर्स हो सकते हैं. ठीक है, ग्लास कटर्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हम. रॉक कटर्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है तो रॉक कटर्स बनाने के लिए इसका यूज करेंगे. इसके अलावा मार्बल कटर्स बनाने के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड. ये जो कटर्स हम यूज करते हैं, ग्लास काटने के लिए जो कटर हम यूज करते हैं, उस कटर की जो टिप होती है उस टिप पे डायमंड लगा हुआ होता है. ठीक है, दैट डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग द ग्लास, रॉक्स. ठीक है, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो ये हर चीज को कट कर सकता है. तो यहाँ पर कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं. इसके अलावा हमें पता है डायमंड इज अ वेरी प्रेशियस स्टोन. That's why it is used in making jewelry and precious gems. ठीक है, तो it is used in making precious gems and jewelry. क्लियर? डायमंड ज्वेलरी सबको बहुत पसंद होती है, हमें पता है. तो डायमंड जो है इसको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं. इसके साथ ही हम इसको जो प्रेशियस जेम्स है इसके फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं. इसके अलावा डायमंड को आई सर्जन्स कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं. ठीक है, तो कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, तो यूज्ड बाय आई सर्जन्स. ठीक है, तो आई सर्जन्स जो है इनको फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ और फॉर द रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट. क्लियर? तो आई सर्जन्स भी इसको कैटरेक्ट के रिमूवल के लिए यूज करते हैं. ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो गया. देन ज्वेलरी मेकिंग हो गया, कटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द डायमंड. क्लियर? तो ये हमारे पास डायमंड था. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द नेचर. द सेकेंड इंपॉर्टेंट crystalline allotrope of carbon is graphite. This is diamond. Next one is graphite. Clear? Next is graphite. ग्रेफाइट डायमंड के कंपैरेटिव कम हार्ड होता है बट कम हार्ड होता है. ग्रेश ब्लैक कलर का ये सब्सटेंस हमारे पास होता है. यहां पर होता क्या है, ग्रेफाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं ये लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है और उस एक वैलेंसी के फ्री होने की वजह से ही ग्रेफाइट जो है इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है,
एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर इजीली स्लिप कर सकती है, बिकॉज ये बहुत स्लिपरी नेचर का होता है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज दिस इज द हेक्सागोनल रिंग्स की तरह ये अरेंज रहते हैं, और हर कॉर्नर पे क्या लगा हुआ है, कार्बन। दिस इज द कार्बन, क्लियर। सो दीज आर द कार्बन्स, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये वाला कार्बन है, तो ये 3 साइड से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन एक वैलेंसी क्या है, इसकी फ्री है, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये इस तरह की लेयर्स फॉर्म करता है, एक वैलेंसी इनकी फ्री होती है, क्लियर। इस तरह से हमारे पास दूसरी लेयर है, यहां पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास दिस इज द वन लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर हमारे पास नीचे होगी, सेम टाइप की लेयर आपके पास प्रेजेंट है। तो ये आपके पास दूसरा लेयर है, ठीक है। एक वैलेंसी यहां पर इसकी फ्री होती है, दैट्स व्हाई इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। बिटवीन 2 लेयर्स वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। 2 लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस बॉन्डिंग इज वेरी नॉट वेरी वीक, बट इट इज वीकर देन इन कंपेरेटिव टू द डायमंड, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग वीक है, इसको हम थोड़ा सा हीट करें, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें, तो ये बॉन्डिंग ब्रेक भी हो जाती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली है, एक साइड से इसके साथ कुछ और जुड़ सकता है, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड के कंपेरेटिव क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, बट इन कंपेरिजन टू डायमंड इट इज सॉफ्ट, ठीक है। दीज लेयर्स आर स्लिपरी, दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर, ठीक है। इस वजह से इसका यूज हम एज अ लुब्रिकेंट भी करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज डायमंड की और ग्रेफाइट की। एग्जाम में दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने का क्वेश्चन हमारे पास आता है। डायमंड जो था, दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity, clear. So this is the good conductor of heat and electricity. One more thing, the carbon atoms in graphite is loosely packed, that's why their density is lower than diamond. So their density is lower than diamond because कार्बन एटम्स आर लूजली पैक्ड। डायमंड में क्या था, कार्बन एटम्स एकदम टाइटली पैक्ड थे, इस वजह से वो एक हार्ड स्ट्रक्चर था। यहां पर कार्बन एटम्स जो है दे आर लूजली पैक्ड, ड्यू टू विच देयर डेंसिटी इज लोअर देन द डायमंड, क्लियर। नेक्स्ट वन थिंग दैट इज यूजेस, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। सो हियर द यूजेस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज यूज्ड in making electrodes because it is the good conductor of heat and electricity. So it is used in making electrodes. Second one, used in making lead pencils because it is slippery in nature, ठीक है। ये जब हम पेपर पे इसे लिखते हैं तो ये अपना मार्क छोड़ता है, और उस मार्क की वजह से, और स्लिपरी नेचर का है तो इजीली हम इसे पेपर पे लिख सकते हैं, तो उस मार्क की वजह से हम इसका यूज पेंसिल की जो लिड रहती है हमारे पास, जो हम HB पेंसिल यूज करते हैं, उसकी जो लिड आती है, तो लिड पेंसिल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वन मोर थिंग, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ठीक है। जो हमारी मोटर व्हीकल्स हैं या जो हमारी मशीनरीज होती है, उनमें ग्रीस हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है, तो इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मीन्स द सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ठीक है। तो मशीनरी के पार्ट्स में फ्रिक्शन ना हो, आप देखते हो हम जब मशीनें यूज करते हैं तो उसमें हम ग्रीस का यूज करते हैं या हम ऑयल का यूज करते हैं। वो हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि उसके पार्ट्स जो है वो फ्रिक्ट ना हो, तो फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, और लुब्रिकेंट बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है।
Next one is it is used as a moderator in nuclear reactors. So it is also used as moderator in nuclear reactor. ठीक है, तो ये हमारे पास यूजेस है ग्रेफाइट के. The third important allotrope of carbon is fullerene. ना the most recently discovered. फुलेरिन की डिस्कवरी बहुत रिसेंट है, तो मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है, दैट इज फुलरिन. फुलरिन को हम बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं. थर्ड वन इज फुलरिन एंड दिस फुलरिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलरिन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल. ना इसका स्ट्रक्चर एकदम फुटबॉल जैसा हमें दिखता है. इसे हम बकमिंस्टर फुलरिन क्यों कहते हैं? क्योंकि बकमिंस्टर फुलरिन एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे. इन्होंने एक बिल्डिंग का शेप डोम शेप्ड टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था. ठीक है, तो उस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फुलरिन का स्ट्रक्चर भी उसी के जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलरिन. ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन ने जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया था उसी के जैसा स्ट्रक्चर हमें फुलरिन का दिखता है. दैट्स व्हाई इट इज द बकमिंस्टर फुलरिन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल. द मोस्ट कॉमन फुलरिन इज C60. ठीक है, यहाँ पर कार्बन का नंबर 60 से लेकर 300 350 तक हो सकता है, बट C60 एंड C70 इज द मोस्ट स्टेबल फुलरिन. ठीक है, C60 जो हमारे पास होता है इसमें कुछ हेक्सागॉन्स एंड कुछ पेंटागॉन्स होते हैं. तो ऑलमोस्ट 20 हेक्सागॉन्स आर देयर, मीन्स 6 आर्म्स वाले स्ट्रक्चर, दैट इज 20 हेक्सागॉन्स आर देयर एंड 12 पेंटागॉन्स आर देयर. ठीक है, इस तरह से 32 वर्टाइसेस इसके होते हैं. इसमें 20 क्या है आपके पास हेक्सागॉन्स एंड 12 पेंटागॉन्स है. सारे हेक्सागॉन्स जितने भी हेक्सागॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हेक्सागॉन्स पेंटागोनल रिंग के साथ भी जुड़ते हैं और हेक्सागोनल रिंग के साथ भी जुड़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती है. हेक्सागोनल रिंग्स पेंटागोनल रिंग के साथ भी जुड़ जाती है और हेक्सागोनल रिंग के साथ भी जुड़ती है. लेकिन जो पेंटागोनल रिंग है इट कैन ओनली बाइंड विद द हेक्सागोनल रिंग्स. ठीक है, तो जो पेंटागोनल रिंग्स होती है वो सिर्फ हेक्सागोनल रिंग के साथ बाइंड अप होती है. ठीक है, तो एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर हमें इसका देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको बकी बॉल भी कहते हैं. इसके जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, इट इज बेसिकली डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. क्लियर? सो इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ग्रेफाइट और डायमंड के कंपैरेटिव ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत सॉफ्ट नहीं कह सकते हम इसको, तो हम इसके लिए कहते हैं कि नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट. तो ना बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट होता है. इसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी भी हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरेटिव कम होती है. ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हम इसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं. सो इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर सम इंपॉर्टेंट physical properties of the fullerene. Now come to the uses of the fullerene. Basically, fullerene is used as superconductor at high temperature. So its uses में क्या आएगा, used as superconductor एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे हम सुपर कंडक्टर के फॉर्म में इसका यूज करते हैं. सेकेंड वन इज इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस. सो यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस. ठीक है, नेचुरल गैसेस के प्यूरिफिकेशन में हम इसका यूज करते हैं.
One more use is there, that is used as lubricant and catalyst. So it is also used as lubricant and catalyst. Clear? So these are the important 3 crystalline allotropes of carbon, that is diamond, graphite and fullerene. ठीक है, तीनों के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया. डायमंड एंड ग्रेफाइट का कंपैरेटिव स्टडी भी एग्जाम में पूछते हैं, दोनों में कंपैरिजन भी पूछते हैं, तो डायमंड ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपेयर करना हमें आना चाहिए. ठीक है, इसके बारे में भी हमसे एग्जाम में पूछते हैं, तो हम दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे. देन इसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स जो होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स बेसिकली अमॉर्फस एलोट्रॉप्स होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है. ठीक है, तो नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में कोल, कोक एंड चारकोल, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हुआ. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज मेनली अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक का चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होने वाला है. सो प्लीज नेवर मिस अ सिंगल वीडियो. ठीक है, आप डेली इन वीडियोस को वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे. थैंक यू वेरी मच.